हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजीत। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 करंट अफेयर के सेक्शन को लेकर के आया हूं। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर आपको आंकड़ा यानी कि डेटा से संबंधित ज़्यादा प्रश्न को यहाँ रखा गया है। इसी वीडियो में आपको इसके बाद जैसे नाम से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में जो 38 ज़िले हैं, उन 38 जिलों में किन किन ज़िलों में कितने विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ देखिए, पश्चिमी चंपारण में 9 है, पूर्वी चंपारण में 12, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8, मधुबनी में 10, सुपौल में 5, अररिया में 6, किशनगंज में 4, पूर्णिया में 7, कटिहार में 7, मधेपुरा में 4, सहरसा में 4, दरभंगा में 10, मुजफ्फरपुर में 11, गोपालगंज में 6, सिवान में 8, सारण में 10, वैशाली में 8, समस्तीपुर में 10, बेगूसराय में 7, खगड़िया में 4, भागलपुर में 7, बांका में 5, मुंगेर में 3, लखीसराय में 2, शेखपुरा में 2, नालंदा में 4, पटना में 14, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4, रोहतास में 7, अरवल में 2, जहानाबाद में 3, औरंगाबाद में 6, गया में 10, नवादा में 5, जमुई में 4। यहाँ पर इन चीज़ों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आप लोग 38 जिला में किस जिला से संबंध रखते हैं, तो इसीलिए 38 जिला का मैं विधानसभा क्षेत्र यहाँ लिख दिया हूँ। तो आप जिस भी जिला से हैं, अपने जिला का विधानसभा क्षेत्र आप याद रख लीजिए। आप अगर भागलपुर से हैं तो वहाँ 7 है विधानसभा क्षेत्र, अगर आप पटना से हैं तो वहाँ 14 है। इस तरह से आप याद कर लीजिए। और याद करने लायक देखा जाए तो आप अपने ज़िला का तो याद कर ही लीजिएगा। और टॉप थ्री में यानी कि बिहार में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र पटना ज़िला में है। ये देखिए, पटना में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पे आपका पूर्वी चंपारण, यहाँ देखिए, यानी कि पटना के बाद पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। और तीसरे नंबर पे देखें तो थर्ड नंबर पे मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी कि विधानसभा सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया, यानी कि जिस बिहार के जिन जिलों में जनसंख्या सबसे अधिक है, वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी सबसे अधिक है। कहने का मतलब ये टॉप 3, पटना सेकेंड में पूर्वी चंपारण और थर्ड में मुजफ्फरपुर, ये जो है इन ज़िलों में जनसंख्या जो है सबसे अधिक पटना ज़िला में है, और दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण में, और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर में। यानी कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, पटना में 14, पूर्वी चंपारण में 12, मुजफ्फरपुर में 11, और आप जिस भी ज़िला से हैं वो आप याद कर लीजिएगा। आपका काम यहाँ से बन जाएगा। प्रश्न बनते हैं
कि बिहार में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र किस जिला में है, ऑप्शन में दे देंगे। मान लीजिए पटना है तो आप मारिएगा पटना, अगर पटना से कोई ऑप्शन से गायब कर दे तब तो उस कंडीशन में आपको फिर सोचना पड़ेगा। और ये जो है विधानसभा क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र ये बांटा गया है, इसको फिक्स कर दिया गया। यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि लिखने में कुछ बने। इसको जो है वर्ष 2026 तक, यानी कि 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया, यानी कि 2026 तक इनके विधानसभा क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत, यानी कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत इनके स्थानों को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 2026 तक इनके सीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर बात करें अविभाजित बिहार में, यानी 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में कितने विधानसभा क्षेत्र थे, तो वर्तमान में बिहार में 243 है, और झारखंड की बात करें तो 81 है। ये जो है जोड़िए इसको 3 1 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3, यानी कि 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में कुल 324 विधानसभा सीटें थी, और जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो उसके बाद बिहार में 243 सीटें रह गई और झारखंड में बाकी 81 सीटें चले गई। तो यहाँ तक आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि 16वीं विस का कार्यकाल 29 नवंबर तक था, लेकिन 16 दिन पहले 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल ने विघटित किया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कहीं पे लिखा रहेगा विस, कहीं लिखा रहेगा विप, कहीं लिखा रहेगा लोस, कहीं लिखा रहेगा रास, ये जो है पॉलिटी से संबंधित है, और इसका जो है शॉर्ट नाम करके लिखा जाता है। बराबर अखबार वगैरह सब में आप लोग पढ़ते होंगे, और किताबें में भी इन चीज़ों को लिखा जाता है। तो विस का मतलब होता है विधानसभा, और विप का मतलब होता है विधान परिषद। और लोस का मतलब होता है लोक सभा, और रास का मतलब होता है राज्य सभा। ये टर्म आप याद रखिएगा, ये बराबर पेपर में, किताब में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 16वीं, यानी कि अभी जो 17वीं विधानसभा अब शुरू हो गई है, तो इससे पहले 16वीं विधानसभा था, तो वो 16 दिन पहले, याद करने में भी आसान है, 16वीं विधानसभा 16 दिन पहले अस्तित्व खत्म हो गया। तो सॉरी, लिखा हुआ 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, अनुशंसा मतलब
अनुशंसा मतलब सिफारिश, अनुशंसा मतलब सिफारिश करना, अनुरोध करना, विनती करना। इसको इंग्लिश में देखें तो रिकमेंडेशन, यानी कि RECOMMENDation, रिकमेंडेशन होता है। इसका मतलब अनुशंसा करना। राज्यपाल ने विघटित किया, विघटन मतलब भंग करना, विघटन का मतलब भंग करना होता है, यानी कि 16वीं जो बिहार विधानसभा थी उसको राज्यपाल भंग कर दिए, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिए। तो ये जो राज्यपाल को ये शक्ति जो मिला हुआ था ये आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल को ये संविधान के तहत शक्ति मिला हुआ था कि वो विधानसभा को भंग कर सकता था। यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह जो है निश्चित नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि 174 के तहत ही 174 के तहत ही राज्यपाल जो है अगर मुख्यमंत्री चाहे, यानी कि विधानसभा में बहुमत खो दे, तो वहाँ पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है जो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये कुल 3 चरणों में, यानी कि कुल 3 चरणों में संपन्न हुए हैं। पहला चरण में 71 सीटें थी और दूसरा चरण में 94 सीटें थी, तीसरे चरण में 78 सीटें थी। और बात करें प्रथम चरण में तो कुल 55.68% मत पड़े और दूसरे चरण में 55.70% मत पड़े और तीसरे चरण में 59.94% मत पड़े। आप पहला चरण के सीट याद रखिएगा 71, दूसरा में 94 और तीसरा में 78। और ये जो है जैसे दशमलव के बाद ये आप याद नहीं भी रखिएगा तो काम चलेगा, सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा। यानी कि पहला और दूसरा में 55% मत पड़े और तीसरा में 59% मत पड़े। अगला पॉइंट है कुल, यानी कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल 57 यानी कि 57% मत पड़े, जिसमें कि 59%, कहीं 59.04, कहीं 59.50 रहता है। आप सिर्फ 59 याद रखिएगा। 59.69% महिला, जबकि 54.68% पुरुष ने वोट दिए। अगला पॉइंट है ये जो चुनाव का परिणाम जो आया है तो वो घटते क्रम में, जैसे राजद को सबसे अधिक सीटें मिली, 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74, उसी तरह जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, वाम दल को 16, AIMIM को 5, हमको 4, VIP को 4, लोजपा को 1, बसपा को 1, निर्दलीय को 1। यहाँ पार्टी के बारे में है तो पार्टी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इस पर बहुत ही लंबे चर्चा की ज़रूरत है, यहाँ समझना ज़रूरी है। फिर भी मैं उन चीज़ों को बता दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ थोड़ी बहुत यहाँ विकसित हो जाए।
जैसे आप राजद और भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस से परिचित हैं। वाम दल में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। तो वाम दल किसे कहते हैं आप लोग सुने होंगे, CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको भाकपा भी बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो प्रमुख हैं वो डी राजा यानी कि इनमें जो है महासचिव होते हैं, महासचिव इनके प्रमुख होते हैं। और एक है CPIM, इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि माकपा। इसके महासचिव कौन है? इसमें भी महासचिव होते हैं। इसमें हैं सीताराम येचुरी, और एक है CPI माले। इसके हैं दीपंकर भट्टाचार्य। आप जो है मानिक सरकार का नाम सुने होंगे। मानिक सरकार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, वो CPI के ही थे। और ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी CPI के थे। और अभी में वर्तमान में केरल में पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी CPI के हैं। यानी कि वाम दल कुल 16 सीटें लाई। ये महागठबंधन की तरफ से थे। और AIMIM OBC की पार्टी है, ये 5 सीटें लाई। और VIP यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, ये जो है मुकेश सहनी की पार्टी है। मुकेश सहनी की पार्टी है, ये बिहार से ही हैं मुकेश सहनी। और बसपा बहुजन समाज पार्टी, इसके प्रमुख मायावती हैं। और निर्दलीय, ये क्या होता है? यानी कि निर्दलीय, जिसका कोई दल नहीं हो, स्वतंत्र हो, दल से स्वतंत्र हो। तो इस बार बिहार में कुल 243 में 1 सीटें निर्दलीय के खाते में गई। अगला पॉइंट है 7 करोड़ 18 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 7 लाख ने नोटा विकल्प चुना। यहाँ पर 2011 के जनगणना के हिसाब से 10.41 करोड़ बिहार की आबादी है। अभी वर्तमान में ये लगभग 12.5 से 13 करोड़ हो चुकी है। अभी जनगणना का कार्य अभी चल रहा है। और मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 7 लाख यानी कि 7 लाख से अधिक ने नोटा विकल्प चुना। कहने का मतलब नोटा का जो प्रतिशत देखा जाए तो 1.68% नोटा, ये जो होता है नोटा के वोट को जो है वो काउंट तो किया जाता है, लेकिन इससे जीत और हार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही है, 7 लाख ने नोटा विकल्प चुना। नोटा यानी कि नॉन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। पहले क्या होता था? पहले भी इसका प्रयोग होता था,
लेकिन पहले के समय में बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया जाता था, यानी कि बैलेट पेपर को खाली छोड़ करके विरोध दर्ज किया जाता था और चक्का जाम, रोड जाम वगैरह सब भी किया जाता था। तो इसीलिए नोटा का विकल्प चुना गया। ये जो है ईवीएम मशीन में सबसे नीचे होता है। चलिए अगला पॉइंट है, ये 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टॉप 5 को वोट प्रतिशत घटते क्रम में, यानी कि राजद को 23.1% मत पड़े, बीजेपी यानी कि भाजपा को 19.46%, जेडीयू को 15.4%, कांग्रेस को 9.5%, लोजपा को 5.66%, और यहाँ मैंने बताया नोटा को 1.68% मत पड़े। तो यह भी याद रखिएगा। अगला है कि सबसे छोटी जीत हिलसा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी ने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 12 वोट से हराया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र जो है ये नालंदा में पड़ता है। नालंदा बिहार का एक जिला है, वहीं इसका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। नालंदा था, बताया मैंने अभी। वहीं पर ये हिलसा विधानसभा क्षेत्र आता है। और आगे है, ये याद रखिएगा, 12 वोट से, यानी कि सबसे छोटी जीत। और जबकि सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से सीपीआई के, यही सीपीआई जो अभी मैंने बताया वाम दल, ये महागठबंधन की ओर से थे। सीपीआई के महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,597 वोट से पराजित किया। यानी कि बलरामपुर जो है ये पड़ता है आपको कटिहार में, कटिहार जिला में इसका क्षेत्र पड़ता है। और अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार जो है कुल 26 महिला, यानी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें कुल 26 महिला जो है जीत करके विधानसभा में पहुंची है। और 2015 में 28 महिला पहुंची थी। तो आप लोग भी वोट डाले होंगे 18 वर्ष, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई वो इस बार वोट का प्रयोग किए होंगे। ये जो है 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। हम लोग 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव पढ़ रहे हैं, जिसमें बात अगर करें, अगला पॉइंट है इसमें 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। यानी कि अब तक बिहार में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं कुल 7वीं बार, यानी कि 2020 में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और भारत में किसी भी पूर्ण राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास में है। इससे पहले जो है 2 राज्य ऐसे हैं, एक है सिक्किम, यहाँ पर थे सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग, ये
5 बार बन चुके हैं। और एक हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है जयोति बसु। ये दोनों 5-5 बार बन चुके हैं, ये 7 बार बने हैं। और बिहार में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। और बिहार में सबसे अधिक लंबे समय तक गठबंधन सरकार चलाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास में है। और बात करें मुख्यमंत्री की, तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं आर्टिकल 163 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह यानी कि राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने के लिए 163 में एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मुखिया, प्रमुख या अध्यक्ष जो हैं मुख्यमंत्री होंगे। और यहीं पर आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को जो है सब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद में जितने भी राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री मीन्स मंत्रिमंडल में जितने भी होते हैं उनको राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। और बात मुख्यमंत्री की करें तो बिहार में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और अगला आपका पॉइंट है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो बीजेपी की हैं, बीजेपी की तरफ से विधायक बने हैं इस बार, और वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में पहली बार कह सकते हैं पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी इन्हीं के नाम है, रेणु देवी के नाम। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। रेणु देवी जो हैं ये बेतिया से बीजेपी के विधायक हैं। और तारकिशोर प्रसाद ये कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। और बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो बिहार में सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? सुशील। सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। बिहार में सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहे हैं। और बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो अब तक बिहार में जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो है अनुग्रह नारायण सिन्हा,
दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, तीसरे हैं यही सुशील कुमार मोदी, चौथे हैं तेजस्वी यादव, और पांचवें और छठे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार में अब तक उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसका उप मुख्यमंत्री यानी कि किसी भी राज्य में उप मुख्यमंत्री का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, यह एक ट्रेंड चल रहा है, प्रचलन है। अगला पॉइंट है इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बने। इमामगंज गया में पड़ता है, गया जिला के सबसे निचले क्षेत्र में, झारखंड से बॉर्डर लगाता है इमामगंज। तो वहीं के विधायक है जीतन राम मांझी बिहार में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इस बार जो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव है इसमें सबसे बुजुर्ग विधायक है, यानी कि इनका जो एज है वो 74 के आसपास में है, 74 के आसपास में है। और ये इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो एकदम अल्प समय के लिए होता है। इनका मुख्यतः दो काम होता है कि निर्वाचित जो है विधायक को शपथ दिलाना और बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। इनका ये दो मुख्य काम है। जैसे अगर मान लीजिए कोई विधायक किसी पार्टी से खड़ा हुए या निर्दलीय ही खड़ा हुए, तो वहाँ पे चुनाव जीत गए, तो क्या वह विधायक कहलाएंगे? नहीं, उनको विधानसभा में शपथ लेना होगा। जैसे बारी से प्रोटेम स्पीकर सभी विधायक को शपथ दिलाते हैं, तभी वह पूर्णतः विधायक कहलाएंगे। और कुछ ऐसे भी विधायक हैं जैसे मोकामा क्षेत्र से हैं, जैसे अनंत सिंह, ये जेल में थे। तो इनके लिए क्या किया गया, पहले इनको सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से करके इनको विधानसभा में लाया गया और शपथ दिलाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा में ये प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाते हैं, तब जाके कोई भी विधायक पूर्णतः विधायक कहलाते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर जो हैं जीतन राम मांझी, इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं। और इनका जो है जैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तो इनका जो पद है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अगला पॉइंट है विजय सिन्हा विधानसभा के 16वें अध्यक्ष बने। यानी कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें विधानसभा के अध्यक्ष जो है 16वें अध्यक्ष विजय सिन्हा बने हैं। विजय सिन्हा लखीसराय से हैं। विजय सिन्हा लखीसराय से हैं, लखीसराय के विधायक हैं। और बात करें इससे पहले, यानी कि इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो विजय कुमार चौधरी, यहाँ लिखा हुआ है विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा से पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है
विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह बने। यानी कि विधान परिषद में विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया हूँ अभी। तो ये कार्यकारी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। और इस बार ऐसा है कि तीनों संवैधानिक पद यानी कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं, ये तीनों बीजेपी के हैं। इससे पहले एक बार सिर्फ हुआ है कि किसी एक पार्टी से ऐसा हुआ है, कांग्रेस के समय में ऐसा हो चुका है। अगला है, जीरादेई से माले के अमरजीत कुशवाहा सबसे कम उम्र के विधायक बने। यानी कि जीरादेई आप लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो वहीं से अमरजीत कुशवाहा मात्र 25 साल के उम्र में विधायक बने हैं और सबसे लंबे मतलब सबसे अधिक उम्र की बात करें तो मांझी और विजेंद्र यादव। यानी कि मांझी जो है ये इमामगंज से विधायक बने हैं और विजेंद्र यादव सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से ये विधायक बने हैं। और भी हैं, जैसे छपरा से हैं डॉक्टर CN गुप्ता, तो उनकी भी एज इसी के आसपास में है। और कुछ ऐसे हॉट सीट हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से हैं, राघोपुर वैशाली जिला में पड़ता है। तेज प्रताप यादव, ये तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और तेज प्रताप यादव ये हसनपुर से हैं, हसनपुर समस्तीपुर में पड़ता है हसनपुर। और विजय कुमार सिन्हा विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से विधायक बने हैं। और यही इससे पहले विजय सिन्हा से पहले बिहार विधानसभा में अध्यक्ष थे। और रेणु देवी बेतिया से हैं। श्रेयसी सिंह के बारे में करेंट अफेयर के वीडियो का जो सेशन चल रहा है मेरा, अब तक 3 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया गया है। आगे बिहार के जितने भी एग्जाम हैं वहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो वहाँ पे मैं श्रेयसी सिंह के बारे में बताया हूँ। और जमुई से हैं ये। और प्रेम कुमार गया टाउन से हैं। इनके बारे में बता दिया। अगला है, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन है वर्तमान समय में। अगला है, विधानसभा में कुल 40 आरक्षित सीटें हैं। यानी कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, यानी कि 243 सीट पर 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए, है। और मैं इसके लिए बताता हूँ ये क्या होता है। तो 40 सीटें आरक्षित हैं 243 में, जिसमें कि 38 सीटें जो हैं ये है SC के लिए। और 2 सीटें, कुल 40 हो गया, 2 सीटें हैं ST के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। और यहाँ जो एंग्लो इंडियन है इसको राज्यपाल जो है राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को बिहार विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो एंग्लो इंडियन ये क्या होता है? एंग्लो इंडियन जो होता है, ब्रिटिश मुल्क के भारतीय नागरिक को एंग्लो इंडियन कहते हैं। नहीं समझे? जैसे
ब्रिटिश मूल के किसी भी भारतीय नागरिक के संपर्क में ब्रिटिश मूल के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में भारतीय महिला आती है तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें ही एंग्लो इंडियन कहा जाता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। ये ज़्यादातर आपको शहर में दिखाई देंगे, जैसे इनका अपना स्कूल होता है, इनका अपना व्यवस्था होता है, ये ज़्यादातर आपको शहर में दिखाई देंगे। तो 40 सीटें हैं आरक्षित, और SC के लिए 38, ST के लिए 2, कटोरिया और मनिहारी। मनिहारी कहाँ पड़ता है? मनिहारी पड़ता है आपको कटिहार में, और ये कटोरिया आपको बांका में पड़ता है। ये दोनों सीटें ST के लिए हैं। और अगले प्रश्न की बात करें, हालांकि ये आरक्षण का जो प्रावधान है, इस आरक्षण के प्रावधान को हर साल बढ़ा दिया जाता है। जैसे 2019 में 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसके सीमा को फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 में बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव आरक्षण को लेकर के चर्चा में बराबर सरकार को घेरा करते थे। तो यही 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। निर्विरोध राज्यसभा सदस्य की शपथ ली सुशील कुमार मोदी। यानी इस बार जो है बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, और राज्यसभा के भी चुनाव हुए हैं, और विधान परिषद के भी चुनाव हुए हैं। तो विधानसभा के बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ। जिन सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ है और राज्यसभा का चुनाव हुआ है उनके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये सुशील कुमार मोदी राज्यसभा भेजे गए हैं। इस बार क्या हुआ कि रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। तो बिहार में कुल 16 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए बिहार में कुल 16 सीटें हैं। तो श्री पासवान का निधन हो जाने के कारण से एक सीटें खाली हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे निर्विरोध सुशील कुमार मोदी राज्यसभा भेजे गए बिहार से। अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर लोकसभा मैं बता चुका हूँ। लोस, रास, विप और यानी कि इसके बारे में बताया हूँ। 4 है, रास लिखा रहेगा यानी कि राज्यसभा, लोस लिखा रहेगा यानी लोकसभा, विप लिखा रहेगा यानी विधान परिषद, विस लिखा रहेगा यानी विधानसभा। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर सुनील कुमार, ये JDU के हैं, ने परवेश मिश्रा कांग्रेस को हराया। यानी कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में लोकसभा सीट है। हालांकि इससे पहले JDU का ही यहाँ इस सीट पर कब्जा था। तो बैजनाथ महतो JDU के ही थे, उनका निधन हो गया, तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई। तो खाली होने के बाद फिर से इस पर चुनाव हुआ और JDU के ही सुनील कुमार जीत गए। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार जो बिहार में राज्य मंत्रिमंडल था, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री के अलावे 14 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए। नियमानुसार बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि राज्यपाल जो है राज्यपाल का चर्चा
आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी कि इसमें किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्य में पद ले सकते हैं। यानी कि जैसे यूपी में है, यूपी में आनंदीबेन पटेल है, तो अतिरिक्त प्रभार भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में उनका ये है अतिरिक्त प्रभार में। और 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका प्रधान, यानी कि आर्टिकल 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका प्रधान होगा राज्यपाल। और आर्टिकल 155 में इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सीलबंद लिफाफे में। राज्यपाल की नियुक्ति सीलबंद लिफाफे में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनको शपथ जो है, ये जिस राज्य का राज्यपाल बनते हैं, तो इनको शपथ उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही शपथ दिलाते हैं। ये आप समझ गए। यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री के अलावा 14 मंत्री, यानी कि कुल 15 मंत्री को शपथ दिलाए। तो यहाँ पे क्या है कि बिहार में है नियमानुसार कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। तो क्या नियम है? नियम यह है कि 91वें संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये तय किया गया है कि 15% से अधिक राज्य मंत्री परिषद का विस्तार नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब कि किसी भी राज्य में, जैसे मान के चलिए बिहार में 243 सीट हैं, तो 243 का 15% निकालिए, 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 चौके 60 4 64, 15 चौके 60 64 के 4 हाथ में 6, 15 दूना 30, 6 36 और 2 0, यानी कि देखिए 36 आ रहा है आंकड़ा। तो इसीलिए बिहार में 36 मंत्री। अच्छा, मान लीजिए जहाँ पर विधानसभा सीटें कम हैं, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, और मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे कुल 32 सीटें हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे 40 है, तो 40 का 15% निकालिए, 6 आता है। तो 6 मंत्री से काम चलेगा। तो इसीलिए न्यूनतम फिक्स कर दिया गया, यानी कि न्यूनतम 12 मंत्री, न्यूनतम किसी भी राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब है यहाँ पर बिहार का नया मंत्रिमंडल, यानी कि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 15
जो है मंत्री शपथ, इनको राज्यपाल शपथ दिलाए हैं, मुख्यमंत्री के अलावे 14। तो जिसमें कि इनका है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन गृह विभाग इन्हीं के पास में है, मंत्रिमंडल सचिवालय इन्हीं के पास में है, निगरानी निर्वाचन इन्हीं के पास में है। तारकिशोर प्रसाद इनके पास कौन सा विभाग है? वित्त विभाग, उप मुख्यमंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास इनके पास है। और रेणु देवी इनके पास में है उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग। विजय चौधरी इनके पास में है ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। और विजेंद्र प्रसाद यादव इनके पास में है ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता। और अशोक चौधरी के पास में है भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विज्ञान। मेवालाल चौधरी जब शिक्षा मंत्री बने थे तो आपराधिक संलिप्तता के कारण उनको त्याग देना पड़ा, तो उसके बाद अशोक चौधरी को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया। और शीला कुमारी परिवहन में है, संतोष कुमार सुमन ये जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण, मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन। मुकेश सहनी इस बार हार गए थे, तो फिर इनको कैबिनेट में कैसे स्थान मिल गया? इसका कारण है कि अगर ये हार गए हैं फिर भी इनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, इसका मतलब है कि 6 माह के भीतर जो है इनको विधान सभा या विधान परिषद में इनको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा 6 माह के भीतर, याद रखिएगा, अन्यथा इनका जो है मंत्री पद ये खो देंगे। और मंगल पांडे स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृत एवं युवा, पथ। अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि सहकारिता, गन्ना उद्योग। डॉक्टर रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। जीवेश कुमार श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व। राम सूरत कुमार विधि, राजस्व एवं भूमि सुधार। ये था आपका बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए हैं, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव। इस वीडियो को आप जब देखिएगा तो उसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर प्रश्न आपको कहीं भी पूछे नहीं जाएंगे, चाहे वो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे दरोगा का दीजिए, अभी दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम 28 को शायद डेट दे दिया है, तो वहाँ भी इनसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बिहार के सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया हूँ समझाने का, कहीं भी कोई ऐसा जटिलता नहीं है कि उसको मैं समझाने का प्रयास नहीं किया हूँ। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।